तो वेलकम ऑल ऑफ यू NISM 8 सीरीज इक्विटी डेरिवेटिव की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पहले अपन ये डिस्कस करते हैं कि इसमें सीखने को अपने को क्या क्या मिलना है, इसका सिलेबस क्या है और कौन से चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल अपन देखते हैं। तो NISM 8 सीरीज इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट का सबसे बड़ा एम क्या है, एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? नो द बेसिक ऑफ इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट, अंडरस्टैंड द वेरियस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट कैन बी बिल्ड यूजिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑन बोथ स्टॉक एंड स्टॉक इंडाइसेस। ठीक है, understand the clearing, settlement and risk management as well as operational mechanism related to equity derivative market, और know the regulatory environment which the equity derivative market operated in India। ठीक है, ये इतना एग्जाम का ये अपना ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इतनी चीजें अपने को सीखने को मिलेगी। और एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम 100 मार्क्स के होंगे। जो क्वेश्चंस होंगे सबके 1 मार्क्स होंगे, 1 मार्क्स के, और 2 आवर्स के का एग्जाम होगा। और निगेटिव मार्किंग रहेगी 25। ठीक है, 0.25 नंबर। और पासिंग स्कोर कितना है? 60%। ठीक है, ये अपना पासिंग स्कोर हो गया, यानी कि अपने को 100 में एनी हाउ 60 नंबर्स तो लाना है। अगर 60 से कम आएगा तो हम पास नहीं कर पाएंगे, अपने को फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव तो आपने समझ गया। और ये किसके लिए है ये एग्जाम? ये एग्जाम जो कंडक्ट होता है, ये जो इक्विटी डेरिवेटिव को समझना चाहता है या उसमें ट्रेड करना चाहता है, या इस सर्टिफिकेट के उसमें यानी कि इस सर्टिफिकेट को पास करके अपना CV को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, उनके लिए ये एग्जाम बहुत अच्छा है। ये एग्जाम देखने में बस ऐसा लगता है कि बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, इस एग्जाम या इस वर्कबुक को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको पूरा का पूरा मार्केट, इक्विटी, डेरिवेटिव, ऑप्शन, फ्यूचर, जो लोग 25-30 हजार के कोर्सेज में कराते हैं, वो सब चीजें आपको इस 200 पेज की बुक्स में आपको पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से सीरियसली सिंसियरली अगर आपने स्टडी किया, तो आपको कहीं भी कोई भी ऑप्शन से रिलेटेड कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी बेसिक और थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन की आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहला है बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 1 जो है, उसमें पूरा डेरिवेटिव मार्केट क्या है, मार्केट में कौन होता है, क्या होता है, उसका पूरा डिटेल है, पूरा बेसिक। सेकेंड चैप्टर में इंडेक्स पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेक्स। ठीक है, जैसे आप हमारे यहाँ निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये इंडेक्स है। ठीक है, और थर्ड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन है। फोर्थ में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन, तो इसमें अपन बेसिक ऑफ ऑप्शंस पढ़ेंगे, मनीनेस पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू पढ़ेंगे, पे ऑफ चार्ट, बेसिक ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग एंड ऑप्शन ग्रीक्स, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, implied volatility, एनालिसिस ऑफ ऑप्शन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बायर एंड सेलर्स। यानी कि ये जो चैप्टर है, अगर केवल चैप्टर 4 की बात की जाए, तो जैसे आज के डेट में लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, केवल इस चैप्टर को भी अगर अच्छे से स्टडी कर लें तो बहुत सारा नॉलेज आ जाता है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी कोर्स है ये।
सर्टिफिकेट जो एग्जाम है NISM के द्वारा लिया जाता है, और पूरे ऑल इंडिया ये एक्सेप्टेबल है कि एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड है एग्जाम का। ऑल इंडिया में इसकी एक अलग ही लेवल है इस एग्जाम का। या NISM से आप कोई भी एग्जाम अगर पास आउट करते हैं तो ऑल इंडिया उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं, आपने कुछ बहुत अच्छा किया है। ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी यूजिंग इक्विटी फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शंस, तो ये स्ट्रेटजीज है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 है ट्रेडिंग मैकेनिज्म। 7th में है इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। चैप्टर 8 है लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। 9th है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, और सेल्स प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विस। तो ये 10 चैप्टर्स का पूरा कोर्स है ये। ठीक है, पूरे 10 चैप्टर्स हैं। नहीं, अपने को सेबी रजिस्ट्रेशन इसके बाद नहीं मिलता है। सेबी के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग उसके रूल रेगुलेशंस हैं, उसके लिए आपको यानी कि अलग उसके क्राइटेरियाज हैं। ये तो सिंपल इक्विटी डेरिवेटिव के एग्जाम है, और इसको कौन करता है इसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे, यानी कि किनको करना चाहिए। ठीक है, सिलेबस का ये आउटलाइन है। अब ये 10 चैप्टर्स में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। इन्हें टोटल अगर 5 चैप्टर्स को टोटल किया जाए तो इनके टोटल मार्क्स है 70 नंबर्स। 70% क्वेश्चंस ये 5 चैप्टर्स आएंगे, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इन 5 चैप्टर से टोटल 70% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमारी स्टडी के ऊपर है कि हम कितना अच्छा स्टडी करते हैं, या फिर उस मार्केट में हम कितने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, और कितना हमारा एक इच्छा होती है ना, कितने अपन इंटरेस्टेड है सीखने के लिए। उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमारे कितने अच्छे मार्क्स इस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी सिंसियरली इस एग्जाम को किया तो आपके लिए इसमें सर्टिफिकेट लाना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेन इसका पर्पस क्या है कि अच्छी स्टडी हो जाए, आपका पूरा ऑप्शन और डेरिवेटिव मार्केट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये मेन अपना एम है। ठीक है, अब ये चैप्टर 1 है, तो आज अपन क्या करते हैं, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, और देखिए इसमें कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स। अगर चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6, 7 इसको इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल 80 नंबर्स तो यही हो गए। तो चैप्टर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं बेसिक ऑफ डेरिवेटिव से, तो इसको थोड़ा ध्यान से स्टडी करना है अपने को। अब चैप्टर 1 है बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, तो इसमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी अपने को। मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एंड टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट एंड रिस्क इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग। ये सब चीजें अपने को चैप्टर 1 में सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो बेसिक ऑफ डेरिवेटिव। A derivative is a contract or a product whose value is derived from the value of some other assets known as underlying। ठीक है, डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये क्या होता है, अंडरलाइंग जो असेट्स होते हैं, जैसे इक्विटी हो गया या कोई भी इंडेक्स हो गया, उनकी वैल्यूज, उनसे ये इनकी वैल्यू डिराइव होती है, डिराइव। ठीक है, तो इनको डेरिवेटिव कहा जाता है। ठीक है, other assets known as the underlying derivative are based on wide range of underlying assets। this includes, अब underlying assets जिनसे इनकी वैल्यू डिराइव होती है, तो गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल्स, टीन, लेड, ये सब चीजें हैं जिनमें ऑप्शन भी है, यानी कि इनके डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं मार्केट में। ठीक है, ये मेटल सोर्स में हो गया।
एनर्जी सोर्स में हो गया ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, तो ये भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। एग्री कमोडिटी लाइक वेट, शुगर, कॉफी, कॉटन, पल्सेस, ठीक है। फोर्थ हो गया फिनेंशियल असेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में अपना आ गया करेंसीज, ठीक है। ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो करेंसी है, जैसे डॉलर, इंडियन रुपीज, ठीक है, जापान जापानीज येन और यूरो, ठीक है। तो ये सब चीजें भी डेरिवेटिव या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करती है, ठीक है। अब डेरिवेटिव मार्केट का हिस्ट्री क्या है, ठीक है। सबसे पहले डेरिवेटिव किसने यूज किया था, ठीक है। तो द हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव में बी मैप बैक टू सेवरल सेंचुरी, सम ऑफ स्पेसिफिक माइलस्टोन इन द इवोल्यूशन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट वर्ल्ड वाइड आर गिवन बिलो। तो सबसे पहले हुआ था 12th सेंचुरीज में, ठीक है। इन यूरोपियन ट्रेड फेयर सेलर साइन कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस फ्यूचर डिलीवरी ऑफ आइटम दे सोल्ड, ठीक है। क्या था, सेलर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे कि वो जो उन्होंने सेल किया है उसको डिलीवर करेंगे 12th सेंचुरी में। जैसे कि आज की डेट में अपन अमेजोन से कुछ चीजें खरीदते हैं, तो क्या होता है, अपन पेमेंट दे देते हैं। पेमेंट के बाद अपने को 5 डेज में डिलीवरी का उसमें पूरे मैसेजेस आने लगते हैं, अपने पास मैसेज नोटिफिकेशन आता है कि आपको आज ये डिलीवर होगा। तो तो हम किससे खरीदते हैं, सेलर से। तो सेलर हमको क्या करता है, वो हमको डेट दे देता है कि हम आपको इस डेट तक ये सामान डिलीवर करेंगे। तो यही 12th सेंचुरीज में यूरोपियन ट्रेड फेयर्स में होता था, ठीक है। फिर 13th centuries में there are many example of contract enter into English Montessori's who frequently sold their wool up to 20 years in advance to foreign merchants। तो जो इंग्लिश मोंटेसरीज है, वहां पे वूल्स को सेल किया जाता था 20 साल के एडवांस में, यानी 20 साल बाद हमको आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है। यानी इतनी लंबी लाइनें होती थी कि 20 साल बाद हम आपको डिलीवर करेंगे। उसके भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते थे 13 सेंचुरीज में, ठीक है। टू फॉरेन मर्चेंट, जो विदेशी व्यापारी आते हैं सामान खरीदने के लिए, उनको 20 साल बाद का भी दिया जाता था, यानी इतनी डिमांड थी वूल्स की। अब इसके बारे में तो थोड़ा बहुत आप जान रहे होंगे। 1634 से 1637 ट्यूलिप मेनिया इन हॉलैंड, ठीक है। ट्यूलिप जानते हैं, एक फ्लावर होता है, इसका बहुत बड़ा एक बूम आया था। बहुत ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई थी उस फ्लावर्स की। एक साल का, ये 3 साल का वो था, 1634 से 1637 के बीच। इसको याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री, ये पूरा हिस्ट्री बता रहा है चैप्टर 1 में। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। ट्यूलिप मेनिया कब हुआ था, 1634 से 1637 में, हॉलैंड में, ठीक है। फॉर्च्यून वेयर लॉस्ट आफ्टर अ स्पेकुलेटिव बूम इन ट्यूलिप फ्यूचर बस्ट। तो फ्यूचर मार्केट में ट्यूलिप ट्रेड होता था और उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई गया था, बहुत ज्यादा हाई, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं थी और लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे उसमें लॉस किए थे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्यूलिप मेनिया। अब 17 सेंचुरीज में जापान के डोजिमा नियर ओसाका में चावल में ट्रेड हुआ, राइस में फ्यूचर ट्रेड हुआ, ठीक है। वाज डेवलप टू प्रोटेक्ट द राइस प्रोड्यूसर फ्रॉम बैड वेदर और वारफेयर, ठीक है। खराब वेदर और जो वार यानी उस समय चल रहा था, यानी कि जो भी युद्ध चल रहा था, उससे बचाने के लिए राइस प्रोड्यूसर के लिए फ्यूचर मार्केट को जापान में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। 1848 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, सीबीओटी याद रखिएगा, इसका कई बार फुल फॉर्म पूछता है, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, सीबीओटी, फैसिलिटेड ट्रेडिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन वेरियस कमोडिटीज। 1848 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड्स ने
बहुत सारी कमोडिटीज में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था या फैसिलेट किया था ट्रेडिंग के लिए। अब 1865 में सीबीओटी जो है, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, वेंट टू अ स्टेप फर्दर एंड लिस्टेड द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। ठीक है, 1865 में ही हो गया था, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस लिस्ट किया गया था। कहां पे? यूएस में। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोला गया? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब उसके बाद नया क्या हुआ? 1919 शिकागो बटर एंड एग बोर्ड्स, अ स्पिन ऑफ सीबीओटी, वाज रीऑर्गेनाइज्ड टू अलाउ फ्यूचर ट्रेडिंग। इसको क्या किया गया? सीबीओटी को रीऑर्गेनाइज किया गया और उसका नाम क्या हो गया? शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज, जिसको सीएमई भी कहा जाता है। ठीक है, 1972 में 1972 में शिकागो मर्सेंटाइन एक्सचेंज इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट, आईएएम। ठीक है, 1972 में किया गया, विच अलाउ ट्रेडिंग इन करेंसी फ्यूचर्स। 1972 में करेंसी फ्यूचर को अलाउ किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? शिकागो मर्चेंटाइन एक्सचेंज द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट। ठीक है, उन्होंने आईएमएम को इंट्रोड्यूस भी किया। ठीक है, इन 1973 शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज, सीबीओई, बिकम द फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग लिस्टेड ऑप्शंस। 1973 में शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज, सीबीओई, ने पहली बार मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग, जो लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी की ऑप्शन में ट्रेडिंग स्टार्ट की। ठीक है, 1973 में। 1975 में ट्रेजरी बिल में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल प्योर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। ठीक है, ये पहला इंटरेस्ट रेट फ्यूचर था 1975 में। 1977 में टी बॉन्ड्स, ठीक है, ट्रेजरी बॉन्ड्स फ्यूचर को इंट्रोड्यूस किया गया। 82 में सीएमई इंट्रोड्यूस यूरो डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 1982 में कंसास सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड लॉन्च फर्स्ट स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर। 82 में पहला स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर लॉन्च किया गया 1982 में। और 83 में शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज जो है, उन्होंने इंट्रोड्यूस ऑप्शन ऑन स्टॉक इंडाइसेस विथ स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P 100 एंड S&P 500 में इन्होंने ऑप्शन ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया 1983 में। ठीक है, तो ये इतिहास रहा डेरिवेटिव मार्केट का। इसको एकदम से पूरा याद करना नहीं है, आपको ये याद रहना चाहिए कि कब क्या चीज हुई थी। जैसे ट्यूलिप मेनिया हो गया, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड हो गया, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, इसको याद रखिए। ठीक है, इसके बाद इसका नाम चेंज होके क्या हुआ? शिकागो मर्सेंटाइन एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली। अब डेरिवेटिव मार्केट इतना क्यों ग्रोथ किया? ऐसे क्या फैक्टर्स थे, उसको अभी अपन रीड करते हैं। ओवर द लास्ट 5 decades, the derivative market has seen phenomenal growth. Many derivative contracts were launched at exchange across the world. Some of the factors driving the growth of financial derivatives are, ठीक है, फिनेंशियल डेरिवेटिव के ग्रोथ में कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं? पहला, इंक्रीज फ्लक्चुएशन इन अंडरलाइंग असेट्स प्राइस इन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, जो कोई भी स्टॉक या कोई भी जो असेट्स है, उसके प्राइस में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ऐसा अप डाउन हुआ ना, जो फ्लक्चुएशन हुई,
उसके कारण क्या होता है, जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं उनको लॉसेस होते हैं। तो क्या करते हैं, वो डेरिवेटिव्स को यूज करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज, कम करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फिनेंशियल मार्केट ग्लोबली, यानी कि जो फिनेंशियल मार्केट है पूरा ग्लोबल में फेमस हो गया। आज के डेट में कोई भी कहीं से भी ट्रेड कर सकता है किसी भी मार्केट को, अगर उनके पास वैसे डॉक्यूमेंट्स हैं तो। ठीक है, तो ग्लोबली ट्रेड होने लगे सब चीजें। तो जितने ज्यादा ग्लोबल में जाएंगे उतना ज्यादा अपने को क्या रहता है, रिस्क भी होते हैं मार्केट्स में। तो रिस्क को कवर कवर करने के लिए डेरिवेटिव्स को यूज किया जाता था। अभी तो लोग ट्रेड करते हैं उसमें प्रॉफिट बनाने के लिए, लेकिन मेन पर्पस क्या होता है कि रिस्क को कवर करना, है ना, या हेजिंग करना। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन हैज हेल्प इन रिड्यूसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम हो गए, वो भी एक रीजन था। जैसे इंडिया में ब्रोकरेज कम हो गया तो लोग आंख बंद करके ट्रेड करना शुरू कर दिए। ठीक है, जिसको नहीं भी समझ है डेरिवेटिव का वो भी ट्रेड लेता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ब्रोकरेज जाएगा या 10-20 पॉइंट का लॉस होगा। ठीक है, ब्रोकरेज भी कितना है, 20 रुपया। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम होने लगे। इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेट ऑन सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल टू मैनेज रिस्क। ठीक है, अब मार्केट पार्टिसिपेट्स को रिस्क मैनेजमेंट टूल, वही मैंने बताया ना कि ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शंस जो है वो रिस्क मैनेजमेंट टूल के अंदर आते हैं। तो जितना मार्केट प्लेयर्स को इसके बारे में जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई उतना ज्यादा ट्रेड बढ़ता गया। ठीक है, जैसे अभी हमारे देश में लास्ट 5 इयर्स में ऑप्शंस में लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। तो उससे क्या हुआ कि ऑप्शन ट्रेड का जो वॉल्यूम है, हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है। ठीक है, ठीक है, निफ्टी में जो ट्रेड होता है उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम पूरे वर्ल्ड में वो बनता है। निफ्टी का जो अपन ट्रेड लेते हैं ना ऑप्शन, ऑप्शन में मंथली और वीकली, उसमें तो जितना ज्यादा अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी तो उतने ज्यादा प्लेयर्स एंट्री लेंगे। ठीक है, फ्रिक्वेंटली इनोवेशन इन डेरिवेटिव मार्केट एंड न्यूअर एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, नए इनोवेशंस हुए डेरिवेटिव मार्केट में और नए एप्लीकेशन आए प्रोडक्ट्स के। तो ये भी एक रीजन है। ठीक है, जैसे हम हमको देश, अपने देश में क्या क्या फैसिलिटीज मिली, ऑप्शन चेन देखना फ्री में, जो ब्रोकर हैं वो फ्री में अपने को ऑप्शन चेन्स की फैसिलिटी देती कि आप ऑप्शन चेन देख सकते हो और ग्रीक्स को देख सकते हो। तो और क्या 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 चीजें आजकल सॉफ्टवेयर्स में ऐसी ऐसी नई चीजें ब्रोकर्स प्रोवाइड करने लगे कि अब लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया मार्केट में। तो ये सब चीजें अभी हुई है, आने वाले टाइम में और ज्यादा इंप्रूव होगी। ठीक है, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट as the initial step toward introduction of derivative trading in India, SEBI set up 24 members committee under the chairman of Dr. L.C. Gupta. ठीक है, on November 18, 1996 to develop appropriate regulatory framework for derivative trading in India. तो पहला जो इंट्रोडक्शन डेरिवेटिव मार्केट में लिया गया था वो 1996 में लिया गया था। किसकी कमेटी में, डॉक्टर एलसी गुप्ता की कमेटी में। कितने मेंबर्स थे उसमें, 24 मेंबर्स। ठीक है, तो उसमें क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी डेवलप करने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, फर्स्ट स्टेप था डेरिवेटिव ट्रेडिंग का, और उसमें मेन फोकस क्या था, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ज्यादा डेवलप करना। ठीक है, the committee submitted its report on March 1998, recommending that derivatives should be declared as securities so that regulatory framework applicable to trading of security could also govern trading of derivative। तो 1998 में ये कहा गया कि जो डेरिवेटिव्स हैं उसको एज अ सिक्योरिटीज, ठीक है, एज अ सिक्योरिटीज डिक्लेयर किया जाए। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसके जो है सिक्योरिटीज के,
वो डेरिवेटिव में भी लागू हो सके। ठीक है, ये पहला इनका था। तो डेरिवेटिव को एज अ सिक्योरिटी लिया जाए, ऐसा उस कमिटी का कहना था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, सेबी सेटअप अ ग्रुप इन 1998 अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर जे आर वर्मा। 98 में चेयरमैन ऑफ प्रोफेसर जे आर वर्मा के अंडर में एक और ग्रुप बनाया गया टू रिकमेंड मेजर ऑफ रिस्क कंटेनमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। अब 1998 में जो जे आर वर्मा जी के चेयरमैनशिप में जो ग्रुप बनाया गया, उसका क्या काम था, मेजरमेंट फॉर रिस्क कंटेनमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। ठीक है, द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1998 अक्टूबर। ठीक है, जून में बनाया गया था, अक्टूबर में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी कि इसमें रिस्क कितना है। ठीक है, इट वर्क आउट द ऑपरेशनल डिटेल इन मार्जिन सिस्टम। मार्जिन सिस्टम के बारे में बात किया गया, मेथोडोलॉजी के बारे में बात किया गया, फॉर चार्जिंग इनिशियल मार्जिन, मेंबरशिप डिटेल, नेटवर्थ क्राइटेरिया और डिपॉजिट रिक्वायरमेंट एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन रिक्वायरमेंट। तो ये सब चीजें इस कमिटी ने अपना वो दिया गया था, ये यानी कि पूरा इन्होंने वर्क किया था, ये सब चीजों के बारे में पूरा डिस्कस किया गया और अपनी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की थी। ठीक है, इन 1999 सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCRA, अब इसको याद रखिएगा, SCRA सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट वाज अमेंड टू इंक्लूड डेरिवेटिव विद इन द डोमेन ऑफ सिक्योरिटीज and regulatory framework was developed for governing derivative trading. In March 2000, the government repealed a 3-decade-old notification which prohibit forward trading in securities. ठीक है, तो 1999 में अमेंड किया गया सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को और डेरिवेटिव को एज अ सिक्योरिटीज विथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, The exchange traded derivative started in India in June 2000, with SEBI permitted BSE and NSE to introduce equity derivative segment. सन 2000 में NSE एंड BSE ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, टू बिगिन विथ सेबी अप्रूव ट्रेडिंग इन इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन निफ्टी एंड सेंसेक्स। ठीक है, विच कमेंस ट्रेडिंग इन जून 2000। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेडिंग कब शुरू हुई, सन 2000 में। ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन कमेंट इन जून 2001, 2001 में इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग शुरू हुई। ठीक है, ट्रेडिंग इन ऑप्शन ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स कब शुरू हुआ, 2001 में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल स्टॉक स्टार्टेड इन नवंबर 2001। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो 2001 में शुरू हुए, ऑप्शंस ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स भी 2001 में शुरू हुए और ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन भी सन 2001 में शुरू हुआ, यानी कि 23 साल पहले, 23 इयर्स पहले आज से। मेट्रोपॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, MSEI, ठीक है, स्टार्टेड ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इन फरवरी 2013। ठीक है, MSCI ने ट्रेडिंग स्टार्ट कब की, 2013 में, फरवरी 2013 में, इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स ऑफ डेरिवेटिव्स, कितने टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन और एक होता है स्वैप। ये 4 टाइप्स के ट्रेड इसमें होते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड क्या होता है, इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय एंड सेल अ अंडरलाइंग असेट एट अ सर्टेन फ्यूचर डेट फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस दैट इज प्री डिसाइडेड ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
both the contracting party are committed and are obliged to honor the transaction irrespective of price of underlying asset at the time of delivery. Since forward are negotiated between the two parties, the term condition of contract are customized. These are over the counter contract. तो फॉरवर्ड क्या होता है, दो पार्टी यानी कि मैं और आप, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट किए कि मैं आपसे ये सामान आने वाले 6 महीने के बाद खरीदूंगा, आज जो मैं प्राइस फिक्स कर रहा हूं उस रेट पे। ठीक है, मैंने आपको कुछ पैसे दे दिए एडवांस में और आपने भी बोला ठीक है मैं आपको 6 महीने बाद इसको डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो मेरे और आपके बिलीव में या भरोसे पे वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको वादा किया, आपने मेरे को वादा किया, मैंने आपको पैसे दे दिए और आपने बोला कि मैं आपको ये सामान जो भी पर्टिकुलर टाइम है वहां पे डिलीवर करूंगा। तो ये जो क्या होता है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो लोगों के बीच में होता है, तो इसको ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसके जो भी रेगुलेशंस होते हैं, टर्म एंड कंडीशन होते हैं, ये मैं और आप, हम दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसका कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं होता, इसलिए इसको ओवर द कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब फ्यूचर, अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू फॉरवर्ड, यानी कि दोनों में बहुत ज्यादा समानता है, लेकिन एक्सेप्ट द डील इज मेड थ्रू अ ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटरी एक्सचेंज रेदर देन बीइंग निगोशिएट डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज में होते हैं। जैसे एनएससी या बीएससी हो गया, वहां पे अगर मैं कोई चीज बाय कर रहा हूं, आज मैंने बाय किया और मैंने मार्जिन दे दिया और मैं कहता हूं कि मुझे 1 महीने बाद उसकी डिलीवरी चाहिए। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्यूचर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सचेंज में होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं और ऑर्गेनाइज रहते हैं। इनके रूल रेगुलेशन जो होते हैं वो एक्सचेंज डिसाइड करता है, इसलिए इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। फ्यूचर आर ऑल्सो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, इसका एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, जैसे लॉट साइज, मैच्योरिटी डेट। ठीक है, सो दैट दे कैन बी ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। इंडीड वी में से फ्यूचर और एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर को क्या कह सकते हैं अपन, एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो एक्सचेंज में ट्रेड हो, जैसे एनएससी बीएससी में जो ट्रेड होते हैं, है ना, वहां पे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, थर्ड हो गया ऑप्शन। An option is a contract that give the right but not an obligation to buy or sell the underlying on or before a stated date at stated price, while the buyer of the option pay the premium and buy the right, and writer and seller of the option receive the premium with the obligation to sell or buy the underlying asset if buyer exercise his right। ठीक है, अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, ये आपको राइट देता है। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको राइट देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता। ठीक है, राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदा है उसको एक्सरसाइज करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट्स बिफोर, और या तो एक्सपायरी से पहले आप उसको चाहे तो बाय कर लो चाहे सेल कर लो, इसका राइट देता है, ऑब्लिगेशन नहीं देता। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन में हमेशा राइट दिया जाता है, ऑब्लिगेशन नहीं। अब बायर क्या होता है, बायर प्रीमियम पे करता है, राइट को बाय करता है, बाय द राइट। ठीक है, इसके पास क्या राइट होते हैं, या तो वो अपना जो राइट है उसको एक्सरसाइज करेगा या तो नहीं करेगा। और जो सेलर होता है वो क्या करता है, प्रीमियम रिसीव करता है, लेकिन इसको क्या होता है, ऑब्लिगेशन रहता है, विद द ऑब्लिगेशन। अगर बायर ने अपना
बायर को अगर कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि बायर्स अगर चाहे तो अपना अगर राइट को एक्सरसाइज करेगा तो सेलर को उसकी डिलीवरी या उसको उतनी क्वांटिटी देनी पड़ जाएगी। ठीक है, इफ द बायर एक्सरसाइज हिज राइट्स, जैसे मान लीजिए ये बायर है, इसने 10 रुपया प्रीमियम में कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, तो इनके पास क्या है, राइट है। लेकिन सेलर्स ने वो 10 रुपया हमसे रिसीव किया। तो मान लीजिए अगर बायर चाहता है कि वो एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी वाले दिन अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करे, या उस सामान उसकी वो अंडरलाइंग असेट्स को वो बाय करे, है ना, या एक्सरसाइज करे, तो सेलर्स को उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी। लेकिन बायर के पास ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं होता, सेलर्स के पास इसका ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है। अ स्वैप, स्वैप क्या होता है? स्वैप इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज टू एक्सरसाइज कैश फ्लो इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द प्री अरेंज फॉर्मूला। Swap are broadly speaking a series of forward contracts. Swap help market participate manage risk associated with volatile interest rate, currency exchange rate and commodities price. Swap क्या होता है कि मेरे पास 100 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 100 शेयर्स हैं, तो मैंने एक हाथ से, मेरे पास 100 है 120 रुपीज के अनुसार, तो मैंने सेम क्वांटिटी आपको दे दी, 100 क्वांटिटीज 120 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो मैंने बस एक हैंड से दूसरे हैंड को ये शिफ्ट किया। ठीक है, इसको मार्केट में ना सेल करके मैंने वन हैंड टू अदर हैंड इसको बस चेंज किया। ठीक है, तो इसको स्वैपिंग कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये मार्केट में मार्केट रिस्क इसमें नहीं होता है। तो मार्केट पार्टिसिपेट्स को कौन से रिस्क से ये बचाता है? वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी एक्सचेंज रेट और कमोडिटीज प्राइस, ये सारे टाइप के जो रिस्क होते हैं, इससे मार्केट पार्टिसिपेट्स को बचाया जाता है। कई बार आप आप न्यूज में देखे होंगे कि स्वैपिंग हुई, कोई बड़ा प्लेयर है, उसे कोई शेयर्स खरीदने थे, तो उसने मार्केट से ना उठा के पर्टिकुलर किसी एक प्लेयर ने दूसरे दूसरे प्लेयर्स को हैंड ओवर कर दिया या एक्सचेंज कर दिया, स्वैप कर लिया। ठीक है, तो स्वैपिंग हो गई, तो उसमें क्या है कि उसका जो मार्केट प्राइस है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और एक हाथ से दूसरे हाथ वो शेयर चला गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आप लोगों को यहां तक समझ में आया? ओके। अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप और पार्टिसिपेट इन डेरिवेटिव मार्केट। पहला होता है हेजर, ट्रेडर और आर्बिट्राजर्स। ये 3 टाइप के प्लेयर्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स में, हेजर्स, ट्रेडर और आर्बिट्राजर्स। अन इंडिविजुअल में प्ले डिफरेंट रोल इन डिफरेंट मार्केट सर्कमस्टेंस। ठीक है, ये तीनों के अलग अलग रोल होते हैं, जैसा भी इनका मार्केट के सर्कमस्टेंस चेंज होते रहते हैं उसके अनुसार। तो पहला होता है हेजर, हेजर्स बोलते हैं जिसको। तो इनका क्या काम है? दे फेस रिस्क एसोसिएट विद द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स एंड यूज डेरिवेटिव टू रिड्यूस देयर रिस्क। Corporations, investing institution and bank all use derivative product to hedge or reduce their exposure to market variables such as interest rate, share price, bond price and currency exchange rate and commodities price.
तो क्या होता है कि प्राइस किसी भी शेयर के, बॉन्ड के, या करेंसी के, या कमोडिटी प्राइस में इतना अप डाउन जो होता है, तो उसके रिस्क से बचने के लिए जो कॉरपोरेट होते हैं, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट या बैंक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को हैज करते हैं। ठीक है, हैज कर लेते हैं, तो उनका क्या होता है, जो लॉस होता है वो एक लिमिट में आ जाता है, तो उसको हेजिंग भी बोलते हैं। उसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो हेजिंग आप समझ जाइए कि अपने रिस्क को वो रिड्यूस करते हैं। ठीक है। सेकंड होता है स्पेक्यूलेटर्स एंड ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स में हमारी गिनती आती है, दे ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स एंड बेस ऑन द व्यू टेक पोजीशन इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। Derivative are prefer over under value asset for trading purpose, and they offer leverage and less expensive and are faster to execute in size। ठीक है। तो स्पेक्यूलेटर्स और ट्रेडर्स कौन होते हैं, हम लोग होते हैं। ठीक है, या हमारे जैसे, और हम लोग तो छोटे प्लेयर्स हो गए, बड़े प्लेयर्स भी होते हैं। तो क्या होता है, अगर किसी भी असेट्स में या किसी शेयर या बॉन्ड में कोई बड़ा मूवमेंट दिखता है, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, अगर किसी को दिखता है, तो क्या करते हैं, वो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। तो फ्यूचर में ट्रेड करने का फायदा क्या है, कि उनको पैसे कम लगने, थोड़ी सी मार्जिन मनी में बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। और जब उनको, और इसमें क्या होता है कि अगर आपने जो पोजीशन ली है और आपके अनुसार मार्केट ने बिहेव किया, तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिस्क भी कम होता है, हाई वॉल्यूम में अगर आप मार्केट में, रिस्क भी कम होता है और पैसे भी अच्छे बन जाते हैं। ठीक है। आर्बिट्राजर क्या होता है, आर्बिट्राजर का क्या काम होता है, कि मान लीजिए किसी एक मार्केट में, जैसे बीएससी में कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है 100 रुपए में, और एनएससी में वही स्टॉक ट्रेड कर रहा है 101 रुपया में। तो एक 1 रुपया का डिफरेंस है, तो वो क्या करते हैं कि बीएससी में 100 रुपया में खरीदते हैं और तुरंत उसको एनएससी में 101 रुपए में बेच देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको 1 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो इस टेक्निक को आर्बिट्राज बोलते हैं। आर्बिट्राज इज अ डील दैट प्रोड्यूस प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग अ प्राइस डिफरेंट इन अ प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट। ठीक है। जो प्राइस का डिफरेंस होता है दो मार्केट में, है ना, उसका फायदा ये उठाते हैं। Arbitrager originate when trader purchase an asset cheaply in one location and simultaneously arrange to sell at higher price in another location. Such opportunity are likely to persist for very long since arbitrager would rush into this transaction. ठीक है। Thus closing the price gap at different locations. तो वही है कि एक मार्केट है, बीएससी में 100 रुपया में चल रहा है, एनएससी में 101 चल रहा है, तो तुरंत खरीदे और तुरंत बेच दिए। तो ये जो काम है, ये हम जैसे छोटे प्लेयर्स नहीं करते हैं, क्योंकि 1 रुपीज के मार्जिन में अगर आप बेचेंगे तो उतना ज्यादा ब्रोकरेज लग जाता है। तो ये बड़े प्लेयर्स करते हैं, जिनके पास इस टाइप के जो प्राइस डिफरेंस देखने के लिए कोई अच्छे बड़े सॉफ्टवेयर्स भी उनके पास होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटी खोजते हैं और वहां पे तुरंत ट्रेड लेते हैं। और ये हमको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि अब मार्केट क्या है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ गया है और बहुत फास्ट हो चुका है। तो ऐसे अवसर अब देखने को नहीं मिलते हैं मार्केट में। लेकिन जब स्टार्टिंग हुआ था और कंप्यूटर भी बस जब स्लो थे थोड़े, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स और या आईटी सेक्टर उतना डेवलप नहीं किया था मार्केट्स में, तब इस टाइप के अवसर ज्यादा देखने को मिलते थे। अभी इस टाइप के अवसर कम है। ठीक है। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स। ठीक है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आर available. They are either traded on organized sector called exchange traded derivative or agreed directly between the contracting counterparty over the telephone or through electronic media called over the counter derivatives। ठीक है। एक हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव,
और दूसरा हो गया ओटीसी। ओटीसी यानी कि फ्यूचर, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव वो क्या हुआ, वो हुआ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। A few complex products are constructed on simple building block like forward, future, option and swap to cater the specific requirement of the customer। ठीक है, जितने टाइप के भी हैं, जैसे भी जिनको सुटेबल होते हैं उसके अनुसार लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, चाहे वो फॉरवर्ड में ले, चाहे फ्यूचर में ले, चाहे ऑप्शन में ले, चाहे स्वैपिंग में ले, जिनको जो बेहतर लगता है उसके अनुसार लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है। The over-the-counter market is not a physical market, but a collection of broker-dealer scattered across the country. The main idea of the market is more a way to doing business than a place. Buying and selling of contract are matched through negotiated bidding process over a network of telephone or electronic media that link thousands of intermediaries. OTC derivative product have witnessed a substantial growth over the past few years. Very much contribute by the recent development in information technology। जितनी ज्यादा आईटी डेवलप की है उतना अच्छा ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया है। द ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और सोफिस्टिकेटेड मार्केट पार्टिसिपेंट लाइक हेज फंड, कॉर्पोरेट और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट में बड़े प्लेयर्स कौन है? बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, और हेज फंड्स है, कॉर्पोरेट है, और एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये सब इनके बड़े प्लेयर्स हैं। ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट इज लेस रेगुलेटेड मार्केट बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन ऑकर इन प्राइवेट अमंग क्वालिफाइड काउंटर पार्टीज। ठीक है, ये क्या होते हैं? लेस रेगुलेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्राइवेट क्वालिफाइड काउंटर पार्टीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें रेगुलेशन थोड़ा सा कम होता है, ऐसा इसने लिखा है। ठीक है। In the OTC derivative market, transaction among the dealing counterparties have the following feature compared to exchange traded। ठीक है, अब OTC और exchange traded derivatives में क्या डिफरेंट है? Contract are tailor made to fit the specific requirement of dealing counterparties। The management of counterparties risk is decentralized and located within a individual institutions। There are no formal centralized limit of individual position, leverage or margin। There are no formal rule or mechanism for risk management to ensure market stability and integrity for safeguarding the collective interest of market participants। Transactions are private with little or no disclosure to the entire market। तो ये डिफरेंस होता है ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में। ठीक है। On the contrary, exchange traded contract are एक्सचेंज ट्रेडेड क्या होते हैं? स्टैंडर्डाइज होते हैं, ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज होते हैं, विथ प्राइस डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर थ्रू एनोमिनस एक्शन ऑक्शन प्लेटफॉर्म, जिसको अपन ब्रोकर का भी प्लेटफॉर्म बोलते हैं। अ क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस। जो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं? एक तो स्टैंडर्ड होता है, एक्सचेंज में ट्रेड होता है, और प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? बायर और सेलर्स जो अपना बीड एंड आस्क प्राइस लगाते हैं मार्केट में, उसके द्वारा ये डिसाइड होता है प्राइस। जो अपन मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उसे अपन ये एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट ही कहते हैं। ठीक है। और ये जो अपन ने बात की थी ये ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की थी। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। Like other segment of financial market, the derivative market serve the following specific functions। ठीक है। अब डेरिवेटिव्स के क्या क्या फायदे हैं? इट हेल्प इन इंप्रूविंग प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। इट इनेबल द ट्रांसफर ऑफ वेरियस रिस्क फ्रॉम दोज आर एक्सपोज टू रिस्क बट हैव अ लो रिस्क एपिटाइट टू पार्टिसिपेट विथ हाई रिस्क एपिटाइट। For example, hedger want to give away the risk where trader are willing to take a risk। ठीक है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हेजिंग जो करता है वो अपने रिस्क को कम करने के लिए डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट का यूज करता है, लेकिन जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है? वो हेजर से
पोजीशन लेता है हाई रिस्क की कि उसमें वो प्रॉफिट बना सके। तो सबके अपने अपने अपना अपना विल है, अपनी अपनी इच्छा है, उसके अनुसार लोग ट्रेड लेते हैं। जैसे आप हम लोग लेते हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन हेजिंग जो करता है उसके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं, बहुत सारा पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, उसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो हेज करता है। ठीक है। और डेरिवेटिव का और क्या यूज है? इट इनेबल द शिफ्ट ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज मार्केट टू द ऑर्गेनाइज मार्केट। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म एंड सर्विलेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ वेरियस पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइज स्पेस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है। अब इसके अलावा क्या क्या रिस्क है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। वेरियस रिस्क फेस बाय पार्टिसिपेट इन डेरिवेटिव्स। ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट मस्ट अंडरस्टैंड दैट डेरिवेटिव बीइंग लेवरेज इंस्ट्रूमेंट हैव रिस्क लाइक काउंटर पार्टी रिस्क, प्राइस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, लीगल और रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है। इतने टाइप के रिस्क होते हैं। पहला होता है काउंटर पार्टी। जैसे अगर अपन ओटीसी में अगर ट्रेड करें तो उसमें क्या होता है कि सामने वाला पार्टी अगर पैसे नहीं दिया तो, लेकिन क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइज मार्केट है, इंडेक्स ट्रेडेड जो डेरिवेटिव्स हैं, उसमें क्या होता है कि ऐसा काउंटर पार्टी डिफॉल्ट की संभावना बहुत कम होती है। प्राइस रिस्क। प्राइस रिस्क क्या होता है कि हमने तो पोजीशन ले ली, लेकिन सामने वाला हमको कोई सैलरी नहीं मिल रहा है। लिक्विडिटी रिस्क भी होता है कि हम अपनी पोजीशंस को एग्जिट ही नहीं कर पाए, तो हमारे लिए वो क्या हुआ? लिक्विडिटी रिस्क हुआ। ठीक है। इलिक्विड पोजीशन में क्या होता है, कई बार अपन अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते हैं। ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क जैसे फ्रॉड हो गया, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट हुआ, इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ, तो ये ऑपरेशनल रिस्क आते हैं। इसको भी अपन आने वाले क्लासेस में पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन ये सब अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग ये कर सकते हैं कि ये क्लास की जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर 1 से 10 नंबर्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। A market participant should therefore carefully consider whether such a trading is suitable for him or her based on these parameters. तो जो ये रिस्क के पैरामीटर हैं, इसके अनुसार कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट अपना अपना रिस्क को देख सकता है और उसके अनुसार वो ट्रेड कर सकता है। मार्केट पार्टिसिपेंट हु ट्रेडेड इन डेरिवेटिव आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। इसको याद रखिएगा, मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड करें, गिवन बाय द ब्रोकर टू हिज क्लाइंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट। जब आप ब्रोकर के द्वारा दिए गए एग्रीमेंट को साइन करते हैं तो इसको पूरी तरीके से अच्छे से रीड कर लें। ठीक है। डेरिवेटिव्स के लिए of model risk derivative disclosure documents issued by the member of exchange and contain important information on trading in equity and F&O segment of exchange. All prospective participants should read this document before trading on capital market, cash और F&O segment. तो ये जो है मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स, इसको अच्छे तरीके से रीड करने की यहाँ पे सलाह दी गई है। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है उसमें, तो इसको रीड कर लीजिए, तभी मार्केट में ट्रेड करिए, एफएनओ में ट्रेड करिए, कैपिटल मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन पहले अपने रिस्क को समझ लीजिए, है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ये चैप्टर देखने में तो बेसिक ही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम ना बिना बेस या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बिना नहीं हो सकता। तो मेरा ये मानना है कि इसको आप लोग एक बार रिवाइज जरूर करें, रिवीजन जरूर करें। ठीक है। ज्यादा नहीं, 10 या 15 मिनट लगेगा इसको रिवाइज करने में। और जो मैं रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करूंगा उसको भी एक बार देख लें। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो अगली क्लास में या ग्रुप में मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है।